प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का यह क्लास आपके लिए काफी उपयोगी और इंफॉर्मेटिव साबित होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में खासकर युवा वर्ग में एक अलग तरह का असंतोष और आक्रोश का माहौल है। और आखिर हो भी क्यों नहीं? आप जहां देखें हर तरफ भ्रष्टाचार, पैरवी और अन्य तरह तरह के अनियमितताओं का बोलबाला है। इसमें जहां आप न्याय की उम्मीद जहां से करते हैं, वह भी एक तरह से आज के डेट में अछूता नहीं है। तो आखिर युवा जाए तो कहां जाए, या आम आदमी जाए तो कहां जाए, जहां से कि उसे न्याय की प्राप्ति हो सके। और एक्चुअली इसी तथ्य ने आज मुझे इस वीडियो पर आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि हम अगर न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से भी या तो न्याय मिलने में काफी विलंब हो जाता है, या जो न्याय मिलता है उसमें पारदर्शिता की बहुत कमी होती है। तो क्यों इस सिस्टम को भी ठीक ना किया जाए, या इस पर भी क्यों ना बातचीत हो, क्यों ना इस पर परिचर्चा हो। और उस स्थिति में जबकि अब पहले लोग दबे जुबान इस बात को बोला करते थे, अब खुलेआम बड़े मन से भी इस पर चर्चाएं होने लगी है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के अभी सिटिंग जज ने भी जब इस पर चर्चा की कि पारदर्शिता की कमी जजों के अपॉइंटमेंट में भी है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मुद्दा बनता है और इस पर हम लोगों को सोचने की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखें कि क्या हाल की क्या कुछ बातें हुई है जो कि यह बताती है कि इसमें भी काफी सुधार की जरूरत है और काफी पारदर्शिता की, क्योंकि न्यायालय तो पारदर्शिता की बात अन्य जगहों पर करती है, लेकिन क्या वह खुद अपने अंदर पारदर्शिता शामिल कर सकी है, जबकि देश को आजाद हुए काफी अरसा हो गया। तो इसमें तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और इसमें एक कोई पारदर्शी तरीका, चाहे जजों के अपॉइंटमेंट का हो या केस के सुनने का हो या अन्य जो भी इससे संबंधित तथ्य हैं, उनके अपॉइंटमेंट छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, उन सब पर चर्चा होनी चाहिए और उन सब में सुधार किया जाना चाहिए। मेरा आज का यह जो वीडियो है इसी पर आधारित है कि 2-3 घटनाओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं हुई, और इवन केंद्र सरकार ने जब इस पर कोशिश की कि लगाम लगे या एक पारदर्शी तरीका अपनाया जाए, तो उसमें कैसे न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना मत थोप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो सारा प्रयास धरा का धरा रह गया। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं वन बाय वन। और जो हमारे व्यूअर हमारे स्पर्धा चैनल पर नए हैं, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें, ताकि यूजफुल हम आपके लिए कंटेंट इस पर लाते रहें और उसका फायदा आपको और लोगों को भी मिल सके। स्पर्धा नेशनल करके एक अलग से हमने एक अपना YouTube चैनल लाया है, तो उस पर भी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप करें स्पर्धा नेशनल। यह हमारा रिसेंट YouTube चैनल है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे और इस पर भी जो कंटेंट होंगे उनसे आप एडवांटेज लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमने अब तक इतनी बातें की वो यह है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉलेजियम पर उठाए सवाल। हाल ही में आपने देखा होगा एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉलेजियम पर ही सवाल उठा दिया। तो पहले तो अन्य लोग बोला करते थे, लेकिन अब जब इन्होंने कहा तो इस पर तो निश्चित रूप से गंभीरता से सोचने वाली बात है। क्या बदलने वाली है न्यायपालिका? उनके अब इस कथन के बाद से क्या इस पर मंथन होगा, या जस्ट एक न्यूज बनकर रह जाएगा? अब आते हैं इसी पर। आज ही आपने देखा होगा कि यह न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट में अब 38 न्यायाधीश, 38 न्यायाधीश होंगे। अन्य चीजें हैं वो काम की इस लेक्चर के, इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह आज ही का न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको मालूम था कि पहले 33 जजेस और 1 CJI मिलके 34 हुआ करते थे, लेकिन अब 37 + 1 = 38।
अब इतने जज होंगे, होना भी चाहिए, बल्कि अगर और भी बढ़ाने की जरूरत हो, इसमें आप देखेंगे संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया और बिना चर्चा के ही ध्वनि मत से पारित हो गया। जिस तरह से और जितने मामले कोर्ट में पेंडिंग है, निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए यह केंद्र का एक सराहनीय प्रयास है। बल्कि और भी अधिक अगर जजेज हो सके तो वो भी करके सारे केसेस को जितना जल्दी हो सके उसका निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि विलंब से न्याय मिलने से लोग वंचित न रहें और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। अब 2 दिन पहले आपने देखा होगा, संडे को ये एक न्यूज आता है कि कॉलेजियम में अपारदर्शिता, न्यायाधीशों के साथ अन्याय। मींस जो कैपेबल लोग हैं, जो जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम में पारदर्शिता नहीं है। और इसी पर मनोज भूइया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, उज्जवल भूइया ने इस पर चर्चा की और उन्होंने इसकी आलोचना की कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, जिसके चलते बहुत सारे योग्य जजेज भी के साथ भी न्याय नहीं हो पाता और वो भी जहां तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते। तो पहले से भी इस पर चर्चा होते रही है कि उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं है जुडिशरी में, जो कि सोसाइटी के अनुरूप हो। तो इस पर और इन कथन पर गौर किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक अपॉइंटमेंट के लिए झारखंड लॉ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का एक नोटिस आता है। यह देखें कि अपने आप में ये कितना वेग और कितना किस प्रकार का, किस नेचर का है। ये नोटिस जारी किया जाता है 2 तारीख को। 2 तारीख के न्यूज़पेपर्स में आते हैं, 3 को फिर उसका रिपीटेशन होता है और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने का, केवल और केवल 8-9 दिन। मींस ये फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। ये 11 यहां कहीं पर होना चाहिए, 11 अगस्त तक ही ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप करना है। लॉ ऑफिसर APT@Jharkhand.Mail.gov यहां पर इसको सबमिट करना है और ये किसी भी कंडीशन में 11 अगस्त, ये आप जो यहां देख रहे हैं, 11 अगस्त 2026 तक ये फुलफिल हो जाना चाहिए। ये तो एक बात हुई कि इतने कम ड्यूरेशन दिया जाना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में इसको तोड़ के हम लोगों ने 2 जगह रखा है। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट और गहन गौर करने लायक यह है कि इस अपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि कितने अधिक पदों पर इसमें नियुक्ति होनी है। एक गवर्नमेंट एडवोकेट, ये आप देखें, ये 40 पद के लिए है। गवर्नमेंट प्लीडर के लिए 5 पदों पर है। फिर ये 10 लॉ रिसर्च ऑफिसर पर, ये 10 पदों के लिए है। तो न तो इसमें यह बताया गया है कि इसका नेचर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, किस तरह से उनकी नियुक्ति होगी, और न ही यह भी बताया गया है कि इनकी सैलरी क्या होगी, सो दैट कि जो कैपेबल लोग हों वो इसके बारे में सोचें। अगर अच्छी उसमें सैलरी है तो वो इसके बारे में जाने के सोचें। तो यहां पर इतना बड़ा एप्लीकेशन का फॉर्मेट तो दे दिया गया है इस आवेदन के लिए न्यूज़पेपर में, लेकिन जो अन्य बुनियादी चीजें होनी चाहिए थी किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, उसका यहां पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से होते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे कि JSSC के थ्रू या JPSC के थ्रू। लेकिन यहां पर इवन जो लॉ के लिए जुडिशियल सर्विस के लिए भी जो होता है उसका भी JPSC अपॉइंटमेंट के लिए निकालता है। लेकिन यहां पर यह डिपार्टमेंट ऑफ लॉ झारखंड गवर्नमेंट, इसके तरफ से नोटिस आता है। इसका कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से ये सारी चीजें एक शंका पैदा करती हैं और लॉ पर भी, जुडिशियरी पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। तो अब ये देखें कि इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो किस तरह के सुधार इसमें होनी चाहिए और इस पर किस तरह का चिंतन होना चाहिए। और निश्चित रूप से इस पर अगर यह पूरी तरह से जवाबदेह सिस्टम हो जाए, हर जगह से लोग जब थक के आते हैं तब वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो यह इसमें अगर लोगों का भरोसा और बढ़े तो मुझे उम्मीद है कि इस सिस्टम पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा और
लोगों का या खासकर जो युवा वर्ग का जो आक्रोश है वह शांत होगा और वह कंस्ट्रक्टिव वे में इस देश के निर्माण में लगेगा। तो देखें कि इसके पहले जो प्रयास किए गए वो किस तरह से डाउन हो गए। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है या आप जाने कि कॉलेजियम सिस्टम आपने देखा होगा कि जजेस के बेटे जज बनते रहे, जज की बेटी जज बनती रही। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इतने बड़े देश में जहां 130-140 करोड़ की आबादी है और इतने सारे लॉ प्रोफेशनल हैं, उसमें एक ही बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का इस ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, या ये डिसाइड ना होना कि इसके लिए क्या प्रॉपर वे है जिससे कि अच्छे और योग्य लोगों को इसमें नियुक्ति मिल सकता है। तो ये है कॉलेजियम। संविधान में कॉलेजियम शब्द कहीं भी नहीं लिखा गया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, विशेषकर सेकंड जज केस 1993 और थर्ड जज केस 1998 के बाद विकसित हुई। आपको शॉर्ट में मैं बता दूं ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें होते हैं और 4 वरिष्ठतम मींस सीजेआई प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट, ये इसके मेंबर मिलके ये कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। और इनका क्या होता है काम, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के साथ साथ हाई कोर्ट के भी जजेस का अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, ये सारा काम ये करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत और कितनी स्ट्रॉन्ग ये संस्था है। कॉलेजियम कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके लिए कितने कम लोगों का की एक टीम है। सीजेआई प्लस 4 जजेस, सीनियर मोस्ट 4 जजेस। वही नहीं, इसके बाद का भी और भी इंपॉर्टेंट, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। ये दे सकती है केंद्र सरकार, इन सिफारिशों पर अपनी राय दे सकती है। ये जो रेकमेंड करेंगे, कॉलेजियम जो रेकमेंड करेगी, उसमें केंद्र सरकार केवल राय दे सकती है, लेकिन अगर पुनः कॉलेजियम वही नाम भेज देता है तो परंपरागत रूप से सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा मोनोपोली सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और उनके अधीनस्थ 4 सीनियर जजेस के ऊपर में है। अब न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने क्या कहा? न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम अपने निर्णयों के कारण स्पष्ट नहीं करता। वह यह नहीं बताता कि अमुक व्यक्ति को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है। पिछले कई प्रस्तावों में किसी नाम को स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। यह भी बात है, अगर 10 लोगों को वो सेलेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है, तो किसको रखा गया, किसको नहीं रखा गया, क्या उसका क्राइटेरिया था, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है, योग्य न्यायाधीशों के साथ अन्याय हो सकता है। स्वाभाविक है कि इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो खुले आम या खुले तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि अन्याय होता है। इसीलिए इन्होंने ये वर्ड सख्ता यूज किया है कि योग्य न्यायाधीशों के साथ अन्याय हो सकता है। न्यायपालिका में ऐसे लोग भी प्रवेश कर सकते हैं जो पूरी तरह से उपयुक्त न हो। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका में किसी समुदाय या समूह के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टिप्पणी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश ने की है। इन्होंने यह भी कहा कि समुचित प्रतिनिधित्व भी समाज का इसमें नहीं मिल पाता है। तो ये बातें थी। और अब आइए, अगर समय समय पर इसकी आलोचना होती रही है, कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना, कॉलेजियम व्यवस्था कई वर्षों से आलोचना हो रही है। पहली, निर्णय लेने की प्रक्रिया गोपनीय है, किस आधार पर आलोचना होती रही है उसके बारे में हम जिक्र कर लें शॉर्ट में। दूसरी, चयन को स्पष्ट मानदंड नहीं है। तीसरी, कई बार भाई भतीजावाद, ये सबसे बड़ा अंकल जज सिंड्रोम, भाई भतीजावाद का आरोप लगते रहता है। आप देखे ही होंगे कि उन्हीं के बेटे, उनके भतीजे, उनकी बेटी इसमें आते रहे हैं। चौथी, सरकार और न्यायपालिका के बीच नियुक्तियों को लेकर लंबे समय तक टकराव बना रहता है। हालांकि इसके कई समर्थकों का कहना है कि यदि सरकार को नियुक्तियों पर अधिक अधिकार मिल गया तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ये सोचने वाली बात है और इसको अगर कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से यह सरकार द्वारा अगर इस पर कोई निर्णय लिया जाता है या नियुक्तियों के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया जाता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन हो, जजेस भी हो,
गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हो और उसमें एक विपक्ष के भी मेंबर हो, और तब अगर इनका कॉलेजियम का स्वरूप बने तो शायद वो ज्यादा बेहतर साबित हो। सरकार का पहला बड़ा सुधार प्रयास क्या था? अब ये देखें, एनजेएसी 2014-15 एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद से पहला उनका ये प्रयास था, जो बहुत ही हाईलाइटेड था उस समय में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बहुत ही हाईलाइटेड था। और ये 2014 संसद ने 99वां संशोधन पारित कर इतना बड़ा इन्होंने काम किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही कर डाला। ये 99 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये एनजेएसी को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रस्तावित सदस्य, इसमें प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। इसमें प्रस्तावित सदस्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई तो होते ही होते, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, अभी जो 4 न्यायाधीश है 2 होते, इसमें कानून मंत्री होते और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते। तो इस तरह से 2015 में, लेकिन सरकार के इतने बड़े प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया। 2015 सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संविधान सम्मत नहीं है, और उसके लिए जो 5 जजेस की बेंच संविधान सभा इसके लिए गठित की गई थी, उसने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसको एक तरह से नलीफाई कर दिया। कारण क्या था? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की सुरक्षा, परिणाम कॉलेजियम व्यवस्था जारी रही। तो इस तरह से सरकार का यह प्रयास खत्म हो गया। वही नहीं, आप देखें कि अगर स्टेट लेवल पर अगर जुडिशियल सर्विस का हो सकता है, जुडिशियल सर्विस हो सकती है और राज्य सरकारें उसका अपॉइंटमेंट कर सकती हैं, तो क्यों नहीं केंद्रीय स्तर पर, जिस तरह से अखिल भारतीय सेवाएं हैं उस स्तर पर इसकी अपॉइंटमेंट हो? तो गवर्नमेंट ने ये सोचा। और दूसरा सुधार प्रस्ताव के रूप में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिस तरह से ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या पुलिस सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, सिमिलरली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में पहली बार सोची गई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इसका उद्देश्य था कि यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं से जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की भर्ती, बहुत अच्छा काम था, प्रयास था। मुख्य लाभ, पूरे देश में समान गुणवत्ता, रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती होती, इससे प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिलता। महत्वपूर्ण अंतर, जिला अधीनस्थ न्यायपालिकाओं की भर्ती, कॉलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसमें भी सुविधा हो जाती। इससे चुने हुए अच्छे जजेस मिलते और वो उनके बीच से सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति होती। निष्कर्ष, दोनों का उद्देश्य न्यायिक सुरक्षा सुधार है, लेकिन कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अब क्या समाधान हो सकता है? अब उसमें कुछ प्रपोजल जो हमने और हमारी टीम खासकर सोचती है। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता भी बढ़नी चाहिए। संभावित सुधार में चयन के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक किए जाए। लोगों को पता होना चाहिए कि जिन नामों को रेफर किया गया है, जिन नामों को सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि इनके पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति मुहर लगाएं, तो उनका सार्वजनिक किए जाए कि उनका क्या अचीवमेंट है। किसी नाम को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारण जहां तक संभव हो सके बताया जाए। अगर अधिक नाम गए हैं तो उसके बारे में बताया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध हो, ये नहीं कि बस अब नाम हमने भेज दिया, प्रपोजल भेज दिया और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट हो। और विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। विविधता में एकता भारत की आत्मा रही है, तो स्वाभाविक है कि अगर सभी समाज के सभी सेक्शन का, सभी वर्गों का, सभी जाति धर्म के लोगों का अगर इसमें प्रतिनिधित्व न हो, तो यहाँ सभी लोगों को उतनी अपेक्षाएं नहीं रहेगी और इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह हमेशा उठता रहेगा। तो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अवसर मिले, न्यायपालिका और सरकार के बीच संस्थागत संवाद बेहतर हो, ये इसका समाधान हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जिसका मुझे लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा किया जाना चाहिए और ये एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है और इस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। इस पर हमारे युवाओं का विश्वास बढ़ाने वाला कदम हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में हम सभी प्रबुद्ध लोगों को भी सोचना चाहिए
जुडिशरी में बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए और बेहतर तालमेल से एक इसका समाधान निकलना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा भी बना रहे और देश की प्रगति भी चलता रहे। आप देखते होंगे कि सबसे अधिक अगर भ्रष्टाचार या कहीं पर अनियमितता है उसकी चर्चा तो न्यायालय द्वारा तुरंत कर दी जाती है, लेकिन न्यायालय के अंदर में होने वाले भ्रष्टाचार पर उनका कोई स्पष्ट नहीं आता, टाइम टू टाइम उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आता या उस पर कोई कमेंट नहीं आता। तो ये भी होना चाहिए कि जो वो संस्था है उसकी भी सफाई और स्वच्छता उतनी ही जरूरी है जैसे कि अन्य संस्थाओं की सफाई और स्वच्छता। तो आज इतना इम्पोर्टेंट था जिस पर कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ में मैं ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि स्पर्धा का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सारे कोर्सेज को लेकर आते हैं, वो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउन कर सकते हैं यहाँ इस तरह से, और इस पर आकर बहुत सारे कंटेंट यूजफुल अपने लिए, अपने मित्रों के लिए इस पर आप पा सकते हैं। तो उसका आप एडवांटेज लें और फ्यूचर में इससे बेनिफिट लें। और साथ ही फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा कि स्पर्धा नेशनल नाम से एक और यूट्यूब चैनल स्पर्धा प्रकाशन का है, उस पर भी जाएं, उस पर भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबों को एक बार हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्कार।